कपड़ों को रंगने वाला नीला रंग, क्या वो इतना ताकतवर हो सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य तक की चूल्हे हिला दे? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इतिहास में ऐसा हुआ है। आज हम इतिहास का एक ऐसा ही पन्ना खोलने जा रहे हैं। बात करेंगे 1859 के नील विद्रोह की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें रंग है, शोषण है और है किसानों का वो जबरदस्त साहस जिसने इतिहास बदल दिया। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? बंगाल के खेतों में उगने वाला नील जो कपड़ों को खूबसूरती देता था, वो हजारों किसानों के लिए जुल्म का दूसरा नाम कैसे बन गया? कैसे एक रंग एक बहुत बड़े जन आंदोलन की वजह बन गया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले समझेंगे कि ये नील दमन का रंग कैसे बना, फिर जानेंगे कि वो जबरदस्ती की व्यवस्था क्या थी। इसके बाद देखेंगे कि विद्रोह कैसे और क्यों भड़का, फिर सरकार का इस पर क्या फैसला आया और आखिर में इस विद्रोह ने आने वाले कल के लिए क्या विरासत छोड़ी। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल जड़ से। आखिर नील की खेती में ऐसी क्या बात थी जो ये किसानों के लिए, जिन्हें उस वक्त रैयत कहा जाता था, एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई? हाँ, तो ये शब्द रैयत आपको बार बार सुनने को मिलेगा। ये फारसी से आया शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है किसान। और यही किसान, यही रैयत इस पूरी कहानी के, इस पूरे शोषण के सिस्टम के केंद्र में थे और इसकी सबसे बड़ी कीमत भी यही चुका रहे थे। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं थी। नील की खेती किसानों के लिए एक तरह से दोहरी मार थी। पहली बात, इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी जाती थीं और मिट्टी का सारा दम, सारी उपजाऊ शक्ति खींच लेती थीं। मतलब जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाती थी। और दूसरी, जो शायद इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये कि जिस खेत पर एक बार नील उग गया, वहां पर किसान अपनी सबसे जरूरी फसल यानी चावल नहीं उगा सकते थे। तो एक तरफ जमीन खराब हो रही थी और दूसरी तरफ खाने के लाले पड़ रहे थे। ये सीधा सीधा उनके पेट पर लात मारने जैसा था। पर कहानी सिर्फ जमीन और फसल तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बागान मालिकों ने एक ऐसा जबरदस्त आर्थिक जाल बिछाया था, एक ऐसा दुष्चक्र बनाया था जिससे किसी भी रैयत का बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन था। ये पूरा सिस्टम, ये पूरा जाल 3 स्टेप्स में काम करता था। सबसे पहले किसानों पर जबरदस्ती करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था और हाथ में कुछ पैसे एडवांस के तौर पर थमा दिए जाते थे। फिर जब फसल तैयार होती तो उसकी कीमत बाजार भाव से कहीं ज्यादा कम दी जाती। नतीजा, किसान वो एडवांस का पैसा कभी चुका ही नहीं पाता था और इस तरह वो कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस जाता था जिससे वो तो क्या, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी बाहर नहीं निकल पाती थीं। और सोचिए, अगर कोई किसान इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी करता तो उसका क्या होता? उससे निपटने के लिए बागान मालिकों ने लठियाल रखे हुए थे। ये बेसिकली उनके अपने पाले हुए गुंडे थे जो लाठियों और डंडों के जोर पर किसानों में खौफ पैदा करते थे ताकि कोई सिर ना उठा सके। लेकिन कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो बगावत होती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बंगाल के रैयतों ने तय कर लिया कि बस अब बहुत हुआ, अब हम चुपचाप मार नहीं खाएंगे। और यहीं से दमन के खिलाफ विद्रोह की वो चिंगारी भड़क उठी। ये बात है मार्च 1859 की। विद्रोह की ये आग देखते ही देखते पूरे बंगाल में फैल गई। हजारों की तादाद में रैयतों ने एक साथ एक आवाज में नील उगाने से साफ साफ मना कर दिया। और बात सिर्फ मना करने तक नहीं रही, उन्होंने नील की फैक्ट्रियों पर हमला करना शुरू कर दिया। अपनी एकता बनाए रखने के लिए लोकगीत गाए जाने लगे जो उनके इस संघर्ष की आवाज बन गई। ये कोई बिखरा हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही संगठित प्रतिरोध था। उन्होंने बागान मालिकों को किराया देना बंद कर दिया। जो हाथ में आया, चाहे वो तलवार भाले हों या तीर कमान, उसी से फैक्ट्रियों पर हमला बोला। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि इस लड़ाई में औरतें भी किसी से पीछे नहीं थीं। उन्होंने अपने किचन के बर्तन, कढ़ाई, तवे, जो मिला उसी को हथियार बना लिया। साथ ही बागान मालिकों के एजेंटों, जिन्हें गुमाश्ता कहते थे, उनका पूरी तरह से सोशल बाइकॉट कर दिया। मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन किसानों में इतनी हिम्मत आई कहां से? तो इसके पीछे एक बड़ा विश्वास काम कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। उन्हें लगने लगा था कि स्थानीय जमींदार और गांव के मुखिया भी उनके साथ हैं। असल में ये जमींदार खुद भी बागान मालिकों की बढ़ती ताकत से परेशान थे। और तो और किसानों को ये तक यकीन हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भी उन्हीं का साथ देगी। और जब किसानों के इस विद्रोह की खबर कलकत्ता में बैठी ब्रिटिश सरकार तक पहुंची तो समझिए हड़कंप मच गया। अभी अभी 1857 का महाविद्रोह होकर हटा था, उसकी यादें अभी ताजा थीं। वो किसी भी कीमत पर एक और बड़े विद्रोह का खतरा नहीं उठाना चाहते थे।
तो सरकार ने मामले को शांत करने के लिए एक चाल चली। उस वक्त के मैजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस निकाल दिया। नोटिस में लिखा था कि रैयतों को कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब यह खबर किसानों के बीच आग की तरह फैल गई और उन्होंने इसका मतलब यह निकाला कि खुद महारानी विक्टोरिया ने नील की खेती बंद करने का आदेश दे दिया है। इस एक गलतफहमी ने विद्रोह की आग में घी का काम किया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और 1860 में एक नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन बनाया गया और इस कमीशन की रिपोर्ट किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हुई। कमीशन ने साफ साफ कहा कि हाँ, बागान मालिक जोर जबरदस्ती करते हैं, उनके तरीके गलत हैं और ये खेती किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। और सबसे बड़ा फैसला ये आया कि ठीक है, किसानों को अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे करने होंगे, लेकिन इसके बाद वो नील उगाने से मना करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। और किसानों की भावनाएं कैसी थीं, इसका अंदाजा आप हाजी मुल्ला नाम के एक किसान के बयान से लगा सकते हैं। जब कमीशन ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैं भीख मांगना पसंद करूंगा लेकिन नील नहीं बोऊंगा। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, पर ये एक लाइन उस पूरे जुल्म के सिस्टम के लिए किसानों की नफरत और अपनी आजादी की जबरदस्त चाहत को बयां कर देती है। तो इस विद्रोह से हुआ क्या? क्या इसका असर बस बंगाल तक ही रहा और फिर सब खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आंदोलन का असर बहुत गहरा था और इसने भारत के इतिहास की दिशा बदलने में एक अहम भूमिका निभाई। नतीजा यह हुआ कि विद्रोह के बाद बंगाल में नील का उत्पादन लगभग खत्म ही हो गया। ये वहां के किसानों की एकता की एक शानदार जीत थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। शोषण का ये खेल बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। बागान मालिकों ने अपना पूरा ऑपरेशन बंगाल से उठाकर बिहार में लगा दिया और यहीं आके ये कहानी सीधे सीधे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ जाती है। देखिए कैसे 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। उसके बाद बागान मालिक बिहार चले गए, वहां भी उन्होंने वही शोषण का सिस्टम शुरू कर दिया। और फिर लगभग 60 साल बाद 1917 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे, वहां के नील किसानों की हालत देखने, और यहीं से उन्होंने भारत में अपने पहले बड़े आंदोलन चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। तो कह सकते हैं कि गांधी जी के पहले सत्याग्रह की जड़ें 1859 के इसी नील विद्रोह में थी। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये नील विद्रोह हमें दमन के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की ताकत के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें यही सिखाता है कि जब आम लोग, चाहे वो किसान हो या मजदूर, एकजुट हो जाएं, तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकते हैं। ये संगठित होकर अपने हक के लिए लड़ने की एक बेमिसाल कहानी है।